हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गौरव ज्ञान धारा पर। साथियों, अपन पढ़ रहे थे पशु परिसर का पार्ट बी, जिसमें लगभग अपनी 20 के बाहर जो क्लासें है वो हो चुकी है, लगभग 21 या 22 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्मी कंपोस्ट। इम्पोर्टेंट इसलिए है, इसका प्रश्न जो है अभी रिसेंटली जो 15 महीने पर पहले जो एग्जाम हुआ था कृषि पर्यवेक्षक का, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, उसमें एक प्रश्न इसका बन चुका है। और इसके साथ में ही अपन पढ़ेंगे पशु बीमा। ज्यादा बड़ा नहीं है, दोनों चैप्टर छोटे हैं, आराम से इसको डिस्कस करेंगे। पशु बीमा एक तरह से देख लेते योजना से रिलेटेड ही है ये, लेकिन पशु बीमा अलग से दे रखा है, योजनाएं अलग से दे रखी है। योजनाएं जो है वो एक बड़ा टॉपिक है, लगभग उसमें 2 दिन भी लग सकता है, क्योंकि योजनाएं लगभग बहुत सारी दे रखी है, 20 से बाहर है, 30-40 योजनाएं, ठीक है। तो वहां पे योजनाएं पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ पशु बीमा वाले पार्ट को ही अपन डिस्कस करेंगे। तो दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है मैं बता देता हूं। जो केचुए जो होते हैं, क्या होते हैं? केचुए, कछुआ नहीं, केचुए, जो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये वाले, ये होते हैं केचुए। ये जो केचुए होते हैं, ये क्या करते हैं, इसका एक अलग से खेती भी की जाती है, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट की। उसमें केचुओं को पाला जाता है, पालते हैं बड़े खेत के अंदर, वहां पे जो मिट्टी होती है उसके अंदर इसको रखा जाता है। ये क्या करते हैं, उस मिट्टी को, जो कार्बनिक पदार्थ है उनको खाते हैं, जो मल ये त्यागते हैं उसको, फिर जो मल को त्यागा जाता है, फिर इसको 2 महीने तक पड़ा रहने देते हैं, और 2 महीने के बाद में जो है इसको लेकर के खेतों में डाला जाता है, और इससे मिट्टी जो है वो उपजाऊ होती है, उत्पादन अच्छा होता है, और जमीन जो होती है उसकी उर्वरता क्षमता जो है वो बढ़ती है। यहाँ पे अपने जो प्रश्न बनेगा, सबसे पहले तो वर्मी कंपोस्ट पढ़ रहे हैं तो इसकी परिभाषा जो है वो अपने को याद होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसको एक बार हटा देते हैं कैच को, ठीक है। इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। कृषि अपशिष्ट गोबर मूत्र इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। देखिए वर्मी कंपोस्ट में क्या शामिल होता है, तो कृषि अपशिष्ट से यहाँ पर मतलब है कि फसल है उसको काट लिया अपन ने, उसके बाद में जो डंठल बचते हैं उसका अपशिष्ट, कृषि का अपशिष्ट हो गया, किसी जो भी फसल है उसका अपशिष्ट। उसके बाद जो गाय गोबर करती है, जो मलमूत्र वो त्यागती है, वो पेड़ पौधे अगर खेतों में होते हैं उसकी जो पत्तियां हैं उड़कर आ रही है, टहनियां टूटी हुई पड़ी है, इसके अलावा जितने भी जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसके अलावा जो मिट्टी वहां पर होती है इसके अंदर गिरते हैं, तो मिट्टी को भी इसमें शामिल करना चाहिए। तो कृषि अपशिष्ट गोबर मूत्र पेड़ पौधों की पत्तियां मृदा कार्बनिक पदार्थों से बनी जो खाद होती है उसे ही वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, केचुए द्वारा। देखिए पहले आपको ये याद रखना कि वर्मी कंपोस्ट किससे बनती है। तो वर्मी कंपोस्ट जो बनती है वो बनती है कृषि अपशिष्ट गोबर पेड़ पौधों की पत्तियां कार्बनिक पदार्थ और मृदा से बनती है। लेकिन परिभाषा पूछ ले तो ऐसे बोलनी है, कैसे बोलनी है कि केचुए जो होते हैं वो खेतों में जो कृषि अपशिष्ट है, जो मलमूत्र होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो मृदा होती है, उसको जो केचुए है वो कंज्यूम करते हैं, उसे खाते हैं, और उसे मल जो त्यागते हैं, उसके बाद जो खाद बनती है 2 महीने बाद, उसे बोलते हैं वर्मी
कंपोस्ट। तो केचुए जो भी कार्बनिक पदार्थ मिट्टी को खा रहे हैं उसे वापस जो है वो उत्सर्जित करते हैं, जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। लेकिन वर्मी कंपोस्ट किससे बनती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सब मिलकर जो है वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करते हैं। केवल अकेले अगर केचुआ है तो वर्मी कंपोस्ट नहीं बन सकती। अपने को ये सब चीजें वहां पर जरूरत पड़ेगी तब जाकर वर्मी कंपोस्ट बनेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो केचुए का होता है, इसीलिए इसका नाम वर्मी कंपोस्ट दिया हुआ। कंपोस्ट मतलब वही खाद, और वर्मी इसीलिए इससे ही बनाया, केचुए से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अपन चलते हैं आगे। चले, इसे एक तरह से बोल सकते हैं हिंदी में वर्मी कंपोस्ट, इंग्लिश में लिखा हुआ वर्मी कंपोस्ट, हिंदी में बोले तो केचुए की खाद बोल सकते हैं अपन, ऐसे भी याद रख सकते हैं, केचुए की खाद। ठीक है, तो केचुए की जो खाद है उसे ही वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, और इन सब से वो मिलकर बनती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका केचुए की रहती है। साफ कर दे इसे। और हाँ, केचुए की जो लंबाई होती है वो एक वयस्क जो केचुआ होता है, वयस्क केचुए की लंबाई 1.5 इंच होती है। कितनी होती है? 1.5 इंच होती है। एक वयस्क जो केचुआ है उसकी लंबाई होती है 1.5 इंच होती है। कितनी होती है? 1.5 इंच। हटाए इसे। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि केचुए जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, देखिए। ठीक है, तो केचुए को भी दो भागों में यहां पर बांटा गया है। एक तो होता है, दो भागों में इसे बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया केचुए को? दो भागों में, दो भागों में बांटा गया है। एक है कार्बनिक पदार्थ खाने वाले और दूसरे है मिट्टी खाने वाले। तो जो कार्बनिक पदार्थ खाने वाले जो केचुए होते हैं ये 90% तो खाते हैं कार्बनिक पदार्थ। क्या खाते हैं? कार्बनिक पदार्थ को ये खाते हैं, जो खेतों में पड़ा होता है उसे कार्बनिक पदार्थ को ये कंज्यूम करते हैं। और 10% ये खाते हैं मिट्टी। क्या खाते हैं? मिट्टी, यानी कि मृदा को खाते हैं, जो सॉइल होती है उसे ये कंज्यूम करते हैं। जो मिट्टी खाने वाले हैं तो ये इसका उल्टा करना है। क्या करना है उल्टा? 90% तो ये कंज्यूम करेंगे मिट्टी या मृदा, और 10% ये कंज्यूम करेंगे कार्बनिक पदार्थ। क्या हो जाएगा? कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ खाने वाले केचुए और मिट्टी खाने वाले केचुए। कार्बनिक पदार्थ नाम है, इसका मतलब वो कार्बनिक पदार्थ को खा रहा है। मिट्टी खाने वाला नाम है, इसका मतलब वो मिट्टी को खा रहा है। लेकिन याद ये रखना है, कार्बनिक पदार्थ खाने वाला इसका मतलब 90% वो कार्बनिक पदार्थ को खाएगा और 10% वो मिट्टी का भी कंज्यूम करता है। मिट्टी खाने वाला है, ऑब्वियसली मिट्टी खाएगा, तो 90% मिट्टी खाएगा और 10% कार्बनिक पदार्थ। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। कार्बनिक पदार्थ खाने वाले जो ये जो, इसको मुझे एक बार हटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए, ये जो कार्बनिक पदार्थ जो खाने वाले केचुए होते हैं, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति का केचुआ आता है उसे बोलते हैं आइसिनिया। क्या बोलते हैं? आइसिनिया फोएटिडा। फोएटिडा, ये जो केचुए की एक प्रजाति है, ये क्या है? केचुए की एक प्रजाति है। ठीक है, तो ये एक केचुए की प्रजाति है जो किसके अंतर्गत आती है? कार्बनिक पदार्थ खाने वालों के अंतर्गत। तो कार्बनिक पदार्थ जो खाने वाले जो केचुए हैं उसमें एक महत्वपूर्ण प्रजाति आती है जिसका नाम है आइसिनिया फोएटिडा। ये केचुए की एक प्रजाति है। यह केचुए सर्वाधिक वर्मी कंपोस्ट का निर्माण, सर्वाधिक वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करते हैं।
तो केचुए की कौन सी प्रजाति है जो सर्वाधिक वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करती है? तो आइसिनिया फोएटिडा, आइसिनिया फोएटिडा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करने वाली है। और देखो आइसिनिया फोएटिडा है, कार्बनिक पदार्थ के अंदर आती है। इसका मतलब ये क्या खाती है? तो ये 90% तो खाएगी कार्बनिक, ठीक है, और 10% खाएगी ये मिट्टी। क्या खाएगी? मिट्टी, क्योंकि इसका पार्ट किसमें है? कार्बनिक पदार्थ खाने वालों में। तो मिट्टी वाले में हो जाएगा क्या? 90% मिट्टी और 10% कार्बनिक पदार्थ, दोनों एक दूसरे के यहाँ पर विपरीत चलते हैं। ये आपको याद रखना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन चलते हैं मिट्टी जो खाने वाले केचुए हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनके सब डिवीजन है वो अपन अब डिस्कस करेंगे। चले देखिए, अब है मिट्टी खाने वाले केचुए, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखिए ये रहे मिट्टी में रहने वाले केचुओं के प्रकार। तो केचुए कितने प्रकार के होते हैं? 2, कार्बनिक पदार्थ खाने वाले और मिट्टी खाने वाले। फिर मिट्टी में जो रहने वाले केचुए हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग। और मिट्टी खाने वाले हैं, इसका मतलब 90% मिट्टी कंज्यूम करेंगे, लेकिन 10% कार्बनिक पदार्थ भी ये खाएंगे। तो पहला है एपिजैविक। कौन सा है? एपिजैविक है ये, ठीक है ना, एपिजैविक, जैविक नहीं है ये, एपिजैविक है ये केचुए भूमि की सतह पर रहते हैं। ये ज्यादा गहरे नहीं जाते हैं, ठीक है, ये भूमि की सतह में ही रहेंगे। लगभग अपन मान सकते हैं कि 1 मीटर से कम, 1 मीटर से कम। तो ये कितने गहराई में रहते हैं? तो 1 मीटर से कम ये गहराई में ये रहते हैं। कौन से? एपिजैविक। ऊपर ऊपर ये रहेंगे, ज्यादा ये गहराई में नहीं जाते, ठीक है। दूसरे देखिए, दूसरे हैं इंडोजैविक। कौन से हैं? इंडोजैविक। तो ये गहराई में जाते हैं। ये कहां पर जाते हैं? गहराई में। देखिए ये भूमि की सतह में रहेंगे, ये कहां पर रहेंगे? ये केचुए तीन मीटर की गहराई रहते, 3 मीटर की गहराई में रहते हैं। देखिए ये तो सतह में रह रहे 1 मीटर से भी कम, और ये रह रहे 3 मीटर की गहराई तक ये रहते हैं। इसकी जो लंबाई होती है, ये जो केचुए होते हैं इनकी जो लंबाई होती है वो होती है 1.3 इंच से लेकर 4 इंच तक इनकी लंबाई होती है, ठीक है। 1.3 से लेकर 4 इंच तक ये केचुए की लंबाई होती है। तो यहाँ पर जो लंबाई होती है, ये अंदर गहराई में रहते हैं, इनकी लंबाई होती है 8 से लेकर 10 इंच तक इनकी लंबाई होती है। 8 से लेकर 10 इंच तक, ठीक है। तो ये क्या खाते हैं? वैसे ये कार्बनिक पदार्थ भी खाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों का भी ये सेवन करते हैं, कार्बनिक पदार्थ कंज्यूम करते हैं, ठीक है। वैसे ये है मिट्टी में रहने वाले, लेकिन ये ऊपर रहेगा सतह में, तो ये ज्यादा मिट्टी नहीं खाता, क्योंकि अंदर गहराई में जाएगा तो वो मिट्टी खाएगा, और ये ऊपर रहेगा तो ऊपर जो भी कार्बनिक पदार्थ आके पड़ेंगे, जो पत्तियां हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां होगी, ठीक है, टहनियां होगी, उनको भी ये खाएगा। तो ये कार्बनिक पदार्थ का कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये सतह पे रहता है। इसकी जो लंबाई होती है ये केचुए की, वो 1.3 से लेकर 4 इंच तक भी इनकी लंबाई रहती है। और ये जो है इनसे लंबाई भी ज्यादा होती है, और रहते भी ये गहराई में। इनकी लंबाई होती है 8 से 10 इंच तक ये लंबे होते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे वाले को मुझे एक बार मिटाना पड़ेगा इसको एक बार, ठीक है। देखिए ये भूमि की सतह पर रहते हैं, ये 3 मीटर गहराई में रहते हैं। इनकी देखिए लंबाई 1.3 से 4 इंच, इनकी 8.10 है। ये खाते हैं कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि ये सतह पे होते हैं। और ये गहराई में होंगे तो क्या खाएंगे? मिट्टी खाएंगे। क्या खाएंगे? मिट्टी खाते हैं। अरे गहराई में जाएंगे जमीन में, तो
तो नीचे उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए ये मिट्टी को खाते हैं। मिट्टी में रहना है इसका मतलब ये नहीं कि तीनों ही मिट्टी खा रहे हैं, ध्यान रखना। ये सतह पर है इसलिए ये कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं, ये ज्यादा गहराई में इसलिए ये मिट्टी खाते हैं। इनका वजन भी दे रखा है, इनका वजन नहीं दे रखा, इसका वजन भी है। केचुआ का वजन लगभग 5 सॉरी यहां पर वजन नहीं दे रखा, ठीक है, वजन नहीं दे रखा। देखिए एनोसिक, अब ये है, इन दोनों से थोड़ा सा अलग है ये, ठीक है। ये होता है, इसकी एक अलग प्रजाति और है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखनी है। जो इसकी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एक प्रजाति है वो आपको याद रखनी है। एनेसिक लैम्पिटो प्रजाति कौन सी है? लैम्पिटो, लैम्पिटो मारुति, लैम्पिटो मारुति। केचुए की प्रजाति, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना कि लैम्पिटो मारुति जो केचुए है वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो एनोसिक के अंतर्गत आता है। ये इन दोनों से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। तो इसमें मारुति, लैम्पिटो मारुति जो है वो एनोसिक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? एनोसिक के अंतर्गत आते हैं। इसमें ज्यादा कुछ वैसे विशेष है नहीं, इसमें यही है, ठीक है। और ये देखिए 3 इंच में रहते हैं, ये 1 इंच में, 1 मीटर में रहते हैं, ये 3 मीटर की गहराई में रहते हैं। ये जो रहते हैं ये क्या होता है? सतह से सुरंग बनाकर अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या करते हैं? जमीन की सतह में रहेंगे, धीरे धीरे वहां से कंज्यूम करेंगे और धीरे धीरे ये सुरंग बनाएंगे ऐसे सीधी, और जमीन के अंदर की ओर ये सुरंग बनाते हैं। तो सुरंग बनाने वाले जो केचुए हैं उसे एनोसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोसिक। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो आपको उप केचुए की प्रजाति बोल सकते हैं, या केचुए की प्रजाति कौन सी जो एनोसिक के अंतर्गत आते हैं, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आएगी लैम्पिटो मारुति। कौन सी है? लैम्पिटो मारुति, ठीक है। इसके वजन वैसे कहीं नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी मैंने एक जगह पे इसका पढ़ रखा है इसलिए मैं बता देता हूं, ठीक है। इस साइड में लिखना, वैसे यहाँ पे मत लिखना। 5 ग्राम कितना होता है? 5 ग्राम कितना होता है? 5 ग्राम इसका वजन होता है। इनका नहीं दे रखा है, इसको आप साइड में लिखना। अगर बाय द वे पूछ ले तो 5 ग्राम आपको सही करना, ठीक है। हटा दे इसको। अब है वर्मी कंपोस्ट की संरचना। तो इसकी जो संरचना है उसमें क्या होगा? देखिए इसमें होगा NPK। यहाँ पे N का मतलब नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, और आप समझ गए होंगे फास्फोरस, फास्फोरस और पोटेशियम या पोटास, पोटेशियम या पोटास। ये तीनों जो है वो पाए जाते हैं वर्मी कंपोस्ट की संरचना में। ये पाया जाता है 2.5 से 3%। ये होता है 1.5 से 2, और ये होता है 1.5 से 2%। ये इसकी संरचना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और के से हो जाएगा पोटास। तो वर्मी कंपोस्ट की संरचना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो वो निभाता है NPK। नाइट्रोजन 2.5 से 3 और बाकी दोनों 1.5 से 2% इनका हिस्सा रहता है इसकी संरचना में। जो वर्मी कंपोस्ट जब खाद बनकर तैयार हो जाता है ना, तो उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? इन तीनों में से नाइट्रोजन की होती है। फास्फोरस और पोटेश की मात्रा जो है वो दोनों में बराबर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। हटा दे इसे। देखिए इसी में एक बता देते हैं कि वर्मी कंपोस्ट जो होता है कौन सा होता है? वर्मी कंपोस्ट इसमें मतलब किसमें है? वर्मी कंपोस्ट में। इसमें FYM एक तरह से आप मान सकते गोबर की जो खाद होती है उसे बोल सकते हैं गोबर खाद। गोबर खाद की तुलना में, ठीक है ना, FYM की तुलना में नाइट्रोजन 5%, ठीक है।
मैग्नीशियम 3%, पोटास 11% होती है। तो F/M से मतलब है कि जो गोबर की जो खाद होती है उसकी तुलना में इसमें नाइट्रोजन 5% ज्यादा होती है, मैग्नीशियम 3% ज्यादा होती है, और पोटास की जो मात्रा होती है वो गोबर की खाद की तुलना में वर्मी कंपोस्ट में 11% जो है वो ज्यादा रहती है, वर्मी कंपोस्ट में गोबर खाद की तुलना में। ठीक है, तो ये एक तरह से नाइट्रोजन क्या हो गया, N, पोटास K, और P क्या रहा, फास्फोरस नहीं है यहाँ पे, ये रहा फास्फोरस की मात्रा होती है 8%। तो ये हो गया N, और ये हो गया P, और ये हो गया K। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है उसकी मात्रा गोबर की खाद की तुलना में इसमें इतनी ज्यादा होती है। कितनी होती है, 5% नाइट्रोजन ज्यादा होती है, पोटास होती है 11%, और फास्फोरस होती है 8%। ये तीनों महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैग्नीशियम को भी आप याद रख सकते हो, 3% ये ज्यादा होती है। तो गोबर खाद की तुलना में वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन कितनी ज्यादा होती है, 5%, पोटास 11% और फास्फोरस 8%। लेकिन अगर आपको इसकी संरचना पूछ ले तो संरचना में ध्यान रखना, N यानी NPK था, तो इसमें ध्यान रखना ये अलग है, 2.5 से यहाँ पे 3% था, और यहाँ पर था 1.5 से 2%, और ये था 1.5 से लेकर 2%। संरचना में इस प्रकार से आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। लेकिन गोबर की खाद की अगर तुलना करें तो उसमें कितना ज्यादा होता, तो इतना ये ज्यादा होता है, उसमें 5%, 11 और 8% रहेगा। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। हटाए। अब है वर्मी कंपोस्ट का उपयोग। छोटी सी क्लास है, ज्यादा ये बड़ी नहीं है। देखिए वर्मी कंपोस्ट का उपयोग क्या है, तो वो बता देते कि 1 हेक्टेयर भूमि के लिए, 1 हेक्टेयर भूमि है अगर, उसके लिए 5 टन वर्मी कंपोस्ट की जरूरत पड़ती है। वर्मी कंपोस्ट की जरूरत पड़ती है, तो 1 हेक्टेयर के लिए कितनी वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता होती है, तो 5 टन वर्मी कंपोस्ट की जरूरत पड़ती है। और ये कितने समय में बनकर तैयार होती है, तो ये भी लिख सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट 60 दिन, या फिर लिख सकते हैं 2 माह बनकर तैयार होती है। तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो कितने समय में बनकर तैयार होती है, तो 60 दिन लिख सकते हैं, या 2 माह में ये तैयार होती है। और 1 हेक्टेयर के लिए 5 टन जो है वो वर्मी कंपोस्ट की जरूरत पड़ती है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक केचुआ जो है, क्या है, एक केचुआ 6 माह में 250 केचुए कर सकता है। तो एक जो केचुआ होता है वो 6 महीने के अंदर 250 केचुए जो है वो पैदा करता है। तो एक केचुए 6 माह में कितने केचुए पैदा कर सकता है, तो 250 जो केचुए होते हैं वो पैदा कर सकता है। तो इस प्रकार की जो खेतों में अपने क्यारी होती है उसके अंदर ये जो सब कार्बनिक पदार्थ और मिट्टी होती है, यहाँ पर केचुओं को डाला जाता है और उससे जो है वर्मी कंपोस्ट बनता है। तो ये जो क्यारी होती है जहां पर केचुओं को डाला जाता है चारों तरफ बाउंड्री करके, इसको बोलते हैं वर्मी बेड। क्या बोलते हैं, वर्मी बेड, यानी कि केचुओं का बिस्तर या केचुओं का बेड। तो ये जो वर्मी बेड होता है ना, इसमें 30 से 40% नमी होती है। कितनी नमी होती है, 30 से लेकर 40% तक इसमें नमी पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए इसको भी साइड में आपको याद रखना है कि वर्मी कंपोस्ट जो बनाया जाता है उसे बोलते हैं वर्मी बेड। नमी कितनी होती है, तो वहां पर होती है 30 से लेकर 40% यहाँ पर नमी होती है। और ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसे बनाने के लिए कितना तापमान चाहिए, तो इसे बनाने के लिए जो तापमान चाहिए वो चाहिए 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी आपको याद रखना है कि वर्मी कंपोस्ट के लिए जो तापमान आवश्यक है वो है 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तापमान इसके लिए आवश्यक है। इससे बाहर आपका वर्मी कंपोस्ट से सवाल नहीं जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे हिसाब से अब मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए सफिशिएंट जो है वो टाइम दे रहा हूं, आई थिंक।
ठीक है, चले आगे। अब है पशु बीमा, छोटा सा टॉपिक है इसलिए दोनों साथ में कर लेते हैं, 10 मिनट लगेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पशु बीमा वैसे क्यों करते हैं, इनसे अपने भी होता है पशु बीमा, तो LIC करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, ये एक तरह से सेवा में आता है, इसमें आता है सेवा में। तो पशु बीमा इसलिए करवाया जाता है कि मान लीजिए कोई पशु है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके जो है पैसे या जो क्लेम है, जो फायदा अपन ले सकते हैं, उसके लिए पशु बीमा किया जाता है, ठीक है। और वैसे इसमें इतना चार्ज भी नहीं लेता है, गवर्नमेंट जो है सब्सिडी भी देती है, और किसानों के लिए बहुत सारी जो पशु बीमा योजना है वो बिल्कुल न के बराबर पैसों में वो प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। तो पशुओं की मौत के ऊपर मरने के बाद उनका जो क्लेम लिया जाता है, उसके लिए ही पशु बीमा ज्यादातर जो है वो किया जाता है। यहाँ पर जो पशु बीमा इंपोर्टेंट है वो अपन दो भागों में एक बार डिवाइड कर लेते हैं, वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। पहला है पशु बीमा, ठीक है, और यहां पर पढ़ लेते हैं मुख्यमंत्री कामधेनु, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा। इसका तात्कालिक नाम जब ये शुरू हुआ था तब तात्कालिक नाम, तो इसका जो तात्कालिक जो नाम था वो था साथियों भामाशाह, भामाशाह पशु बीमा योजना, भामाशाह पशु बीमा योजना, यहां पर भी लिख सकते हैं पशु बीमा योजना, पशु बीमा योजना, ठीक है। अब इसका देखिए अपन, इसकी जो शुरुआत हुई थी, कब क्या हुई थी शुरुआत, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अपनी 23 जुलाई मान सकते हैं अपन, 23 जुलाई के आसपास हुई थी, 23 जुलाई 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। और मुख्यमंत्री कामधेनु जो योजना है, इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी साथियों 2023 में, अगस्त में, ठीक है, अगस्त 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें जो बीमा राशि है, क्या है बीमा राशि, वो गाय के लिए है। गाय के लिए कितनी है, तो गाय के लिए यहाँ पर जो बीमा राशि है साथियों वो है 40,000, कितनी है 40,000। और भैंस के लिए जो है, तो भैंस के लिए जो बीमा राशि है वो है साथियों 50,000, कितनी है 50,000, ठीक है 50,000। उसके बाद भेड़ बकरी जो है, भेड़ बकरी की जो राशि है वो है 5,000, कितनी है 5,000 का ये बीमा होता है। और भारवाहक जो बैल होते हैं, एक तरह से जो नर होता है उसको लिख सकते हैं भारवाहक, जो भार वहन करता है, उसके लिए भी साथियों होता है 50,000। तो देखिए ये किसके लिए योजना है, ये है दुधारू पशु व भारवाहक, ये दोनों के लिए है। ये दुधारू पशु के लिए है और भारवाहक के लिए है। ये है केवल दुधारू पशु, केवल दुधारू पशु के लिए। और इसमें जो दुधारू पशु होता है उसको जो इंश्योरेंस होता है वो कितने का होता है 40,000। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में कितना क्लेम मिलता है 40,000 रुपये का क्लेम मिलता है। इसमें गाय है तो 40,000 रुपये मिलेगा, भैंस है तो 50, भेड़ बकरी है तो 5,000, और नर यानी कि जो भारवाहक है, जो बैल होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी 50,000। तो ये दुधारू पशु और भारवाहक दोनों के लिए है, ये दुधारू पशुओं के लिए। इसमें जो राशि है वो है 40,000 रुपये, कितनी है 40,000 रुपये। यहाँ पे क्या है कि पशु की ये जो राशि है ये कब मिलेगी, जब अपन क्या करेंगे, अगर गाय है, क्या है गाय, तो इसका अपने को 2/5% जो राशि है वो जमा करवानी पड़ेगी। इंश्योरेंस करवाने के लिए इतनी राशि जमा करवानी पड़ेगी। इसका 2.5%, इसका 2.5% लगभग मान लीजिए आप 100 रुपये के आसपास होगा, 100-200 रुपये होगा, ठीक है। तो 200 रुपये में अगर 40,000 रुपये मिल रहे हैं तो क्या खराब है, ठीक है। भैंस है तो इसका भी यहाँ पर होगा
2.5%, इसका भी कितना हो जाएगा 2.5%, कितना हो जाएगा 2.5%। भेड़ बकरी का ज़्यादा होगा 4% इसकी राशि जमा करवानी पड़ेगी, और इसका भार वहन करने वालों का भी हो जाएगा लगभग 2.5%। तो ये आपको राशि यहाँ पर याद रखनी है, किसमें कितनी राशि जमा करवानी है इसको एक बार याद रखनी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको यहाँ से मेरे को हटाना पड़ेगा क्योंकि जो है जगह कम है। इसका भी लिख लीजिए यहाँ, इसका 3% शायद 3%, कितना है 3%। देखिए तो गाय में यहाँ पर कितने पैसे मिलते हैं, इस पशु बीमा योजना करवा रखा है। अगर पशु की मृत्यु हो जाती है तो 40,000 रुपये मिलेंगे, भैंस की मृत्यु होती है तो 50,000, भेड़ बकरी की होती है तो 5,000, कोई जो नर है जो बोझा ढोने के काम आता है उसकी मृत्यु पर भी 50,000 मिलते हैं। लेकिन कितने पैसे जमा करवाने पड़ेगा, तो गाय का जो है वो इसका 2.5% जमा होगा, लगभग 100-200 रुपये आएगा, ठीक है। भैंस का 2.5%, भेड़ बकरी का 4%, गाय भैंस दोनों साथ में आते हैं तो दोनों की 2.5%, ठीक है। भेड़ बकरी दोनों में आते हैं तो दोनों का 4%, और भारवाहक जो है उसका 3%। यहाँ पर जो है 40,000 रुपये जो है वो आपको मिलेंगे मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में। अगर पशुपालक की आय 8 लाख से कम है तो है ये फ्री, मतलब पैसे आपको कुछ नहीं देने। और 8 लाख से ज्यादा अगर उसकी आय है, 8 लाख से ज्यादा आय 8 लाख से ज्यादा आय होने पर 200 रुपए का ही इसको बीमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो है इसमें क्या होगा, इसमें जो है प्रति पशुपालक यानी एक पशुपालक जो है वो अधिकतम 2 पशु का बीमा करवा सकता है। तो देखिए इन दोनों साथ साथ में याद रखना, पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा। इसका जो तात्कालिक उस समय जो नाम था वो था भामाशाह पशु बीमा योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 23 जुलाई 2016-17 में, इसकी हुई थी अगस्त 2023 में। ये किसके लिए है, ये वाली जो पशु बीमा योजना जो है ये दुधारू पशु के लिए भी है और जो भार उठाने वाले हैं उसके लिए भी है। ये केवल मुख्यमंत्री कामधेनु योजना केवल दुधारू पशुओं के लिए। इसमें जो राशि है वो सब में अलग अलग है। किसमें, पशु बीमा योजना में गाय के लिए 40,000, भैंस के लिए 50,000, भेड़ बकरी के लिए 5,000 और भारवाहक जो नर है उनके लिए 50,000। लेकिन उनके कितना पैसे अपने को जमा करवाना पड़ेगा तब ये योजना शुरू होगी, तो गाय का 2.5%, भैंस का भी 2.5%, भेड़ बकरी का 4% और भारवाहक है तो उसका 3%। ठीक है। और मुख्यमंत्री जो कामधेनु बीमा योजना, इसमें एक अगर कोई पशुपालक है तो वो अधिकतम उसके पास मान लीजिए 100 पशु है, लेकिन वो अधिकतम 2 पशुओं का बीमा इसमें करवा सकता, उससे ज्यादा का वो बीमा नहीं करवा सकता। तो पशुपालक प्रति 2 पशु का बीमा इसमें करवा सकता है। 40,000 रुपए का इसमें क्लेम मिलता है। अगर 8 लाख से कम आय है तो ये मुफ्त में होता है, और 8 लाख से उसकी आय ज्यादा है तो यहाँ पर 200 रुपए देकर इसको शुरू वो करवा सकता है। दोनों में यही डिफरेंट है। हटा दे, इसे हटा दे। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं पशु बीमा में। फिर भी आप चाहो तो कामधेनु योजना याद रख सकते हैं। कौन सी, कामधेनु परियोजना। वैसे ये अपन योजनाओं में पढ़ेंगे लेकिन फिर भी याद रखना, कामधेनु आ गया इसलिए मेरे को याद आ गया। कामधेनु परियोजना कब शुरू हुई थी, कामधेनु परियोजना शुरू, ये मैंने पढ़ा रखा है 1997-98 में हुई थी। 1997-98 में ये शुरू हुई थी। राजस्थान की कामधेनु किसे बोलते हैं, राठी गाय को बोलते हैं, राजस्थान की कामधेनु। वहां पे मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। राजस्थान की कामधेनु राठी गाय को बोलते हैं। ये गौशाला में जो दुधारू पशु है ना उनके लिए ये योजना शुरू की गई। गौशाला में दुधारू पशु हेतु गौशाला में दुधारू पशु हेतु संचालित योजना। तो ये दुधारू पशुओं के लिए एक योजना है। कौन सी,
कामधेनु परियोजना। वो कौन सी थी? वो थी मुख्यमंत्री कामधेनु परियोजना, पशु बीमा योजना। कौन सी थी? मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। वो पशु बीमा योजना थी, ये केवल कामधेनु परियोजना है। वो शुरू हुई थी 2023 में और ये शुरू हुई है 1997-98। ये गौशाला में दुधारू पशु हेतु है और वो भी योजना दुधारू पशुओं के लिए ही थी। इसमें 50% जो है वो राशि जो है उसका अनुदान भी मिलता है। क्या मिलता है? अनुदान, जो सब्सिडी भी है वो सरकार देती है। राष्ट्रीय जो पशुपालक जो बोर्ड है, राजस्थान का जो पशुपालन जो बोर्ड जयपुर में है, उसके द्वारा इसमें 50% की आपको सब्सिडी भी इसमें दी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पशु बीमा में कुछ भी नहीं आएगा। पशु बीमा का प्रश्न आएगा तो जो ऊपर वाली जो मैंने दोनों योजना बताई थी, कौन कौन सी? मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना और पशु बीमा योजना जिसका पुराना नाम था भामाशाह पशु बीमा योजना। एक 2023 में शुरू हुई थी, एक 2016 में शुरू हुई। एक भारवाहक और दोनों के लिए थी, एक केवल दुधारू पशुओं के लिए थी। ठीक है, एक में तो 40,000 राशि थी और अधिकतम 2 पशुओं का कर सकते हैं, और एक थी वो सब में अलग अलग थी। गाय में 40,000, भैंस में 50,000। देखिए, गाय और भैंस जो होती है, भैंस में बड़ी होती है तो 50,000, गाय थोड़ी उससे कम दूध देती है, थोड़ी पतली होती है तो 40,000, भेड़ बकरी और छोटे होते तो 5,000। भारवाहक जो है, बोझा उठाने वाले बराबर होते हैं गाय भैंस में, तो दोनों की 50,000। इस प्रकार से याद हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।